फैज साहब ने अपने बारे में लिखा है, हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। खैर, शायरी के बारे में तो फैज साहब ने गलत बयानी की हद को छूती हुई कसरे नफसी से काम लिया है। रहा उनका इश्क तो ये बात जहन में रखिए कि हमारे यहाँ कारोबार इश्क जिस फरागत, मेहनत, मशक्क़त और ख्वारी का तालिब है, फैज़ साहब की फितरी काहली उसकी इजाज़त नहीं देती थी। अपने एक इंटरव्यू में वो ख़ुद कहते हैं कि आशिकी के लिए जितनी फरागत चाहिए उतनी मुझे नसीब नहीं हुई। याद रहे कि बाज़ मर्दों को इश्क में महज इसलिए सदमे और ज़िल्लतें उठानी पड़ती हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, का मतलब वो ये समझ बैठते हैं कि औरत भी अंधी होती है। फैज़ साहब की एक मद्दाह खदीजा बेगम उनकी बेनियाज़ी के बारे में लिखती हैं कि मैं बहुत मज़े के खाने उनके लिए बड़े चाव चाहत से पकाती, मगर हर बार देखा कि जो चीज़ बहुत नज़दीक होती बस वही खाते रहते। दाल करीब है तो वो खा रहे हैं, मछली दूर है तो वो तलब नहीं कर रहे। कभी कोई फ़र्क ही महसूस नहीं किया कि बैंगन का भुर्ता नौशजान कर रहे हैं या भेजा, शाही टुकड़े ले लिए हैं या बघारे आलू। साहिबो, असल बात यह है कि शायर जब ज़िंदगी में ही लेजेंड बन जाता है तो यार लोग उसके बारे में तरह तरह के किस्से घड़ लेते हैं। मसलन यही कि फ़लाँ शायर या अदीब हसीन चेहरों में दिलचस्पी रखता है। हमने लंदन में 6-7 साल फैज़ साहब और उनके रोज़ो शब को काफ़ी करीब से देखा है। हमें तो वो बेनियाज से लगे। हमने तो पार्टियों में यही देखा कि अगर कोई शाही टुकड़ा खुद चलकर उनके पहलू तक पहुंच गया खुद चलकर उनके पहलू तक पहुंच गया तो फैज़ साहब ने हमारे हिस्से में आए हुए बैंगन के भुर्ते को आंख उठाकर नहीं देखा। ये बात हमने अपनी बदनसीबी वाज़े करने के लिए नहीं लिखी है, बल्कि फैज़ साहब की बेनियाज़ी दिखाने मकसद है। फैज़ साहब की तबीयत में सब्र व तहम्मुल, क़ुव्वत बर्दाश्त और बुर्दबारी कूट कूट कर भरी थी, बल्कि बलिहाज़ मिक़दार ऐसा लगता था कि कूट कूट कर नहीं सालिम भर दी गई। लोग इसको काहिली पर मामूल करते थे। इसके भी लतीफ़े मशहूर हैं। मसलन एक नौजवान ने पूछा, फैज़ साहब, इंतज़ार करते करते इतने दिन हो गए, इनक़िलाब आखिर कब आएगा? इरशाद फरमाया, भाई आ जाएगा, अभी आपकी उम्र ही क्या है। कायद कुछ इस तरह है कि कोज़न नामी इबादतगाह का महामंत्र यक्यू शेरों को सधाने में हैरत अंगेज़ महारत रखता था और उसकी शोहरत सारे मुल्क में फैली थी। लोगों का ख्याल था कि उसकी सदाई हुई शेरनियाँ इंसानी बच्चों को अपना दूध पिला के पाल सकती हैं। शेरों के बारे में कहा जाता था कि वो इबादतगाह के मखसूस मंत्रों और गानों की धुन में डकारते और ढारते। एक दिन एक शहज़ादा यक्यू के शेरों के मुहय्यरुल उक़ूल करतब देखने आया। अभी वो बरताए हैरत से नहीं निकला था कि अचानक उसकी नज़र 5 गंदे, मरखने और दोगले शेरों पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे सो रहे थे। उनके जिस्म पर किल्लियाँ और चिचड़ियाँ रेंग रही थीं। शहज़ादे ने पूछा, और ये वो शेर हैं जिन्हें ट्रेन करने में आप नाकाम रहे? नाकाम?
यक्क्यू ने तफाखुर से कहा, जनाब आली, ये तो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। फिर उसने बताया कि इन 5 शेरों को इबादत गाह का पहरा देने की खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, एक शेर इबादत गाह की मशरक़ी दीवार का पहरा संभाल लेता है, दूसरा मगरिब की तरफ ख़ुद को तैनात कर लेता है, बाकी मांदा 2 शिमाली और जुनूबी की दरबानी करते हैं। ये चारों रात भर पेट्रोलिंग करते हैं और इबादत गाह और इसके अंदर रहने और इबादत करने वालों को डाकुओं और लुटेरों से महफूज रखते हैं। शहजादे ने पूछा कि ये तो 5 शेर हैं, 5वां किसकी हिफाजत करता है? उसने जवाब दिया कि 5वां देखने में कमज़ोर और मिस्कीन लगता है, मगर ये सबसे ज़्यादा खूंखार है। बाहर पहरा देने की बजाय इबादत गाह के अंदर सदर दरवाजे पर बैठा पहरा देता है। शहजादे ने कहा, लेकिन इबादत गाह के अंदर पहरा देना क्या मानी? उसने जवाब दिया, सरकार, बहुत से घर अंदर ही से अंदर वाले ढाते। साहिबो, ये 5वां शेर कौन है और कहाँ है? ये ज़ैगम किस कछार से डकारता हुआ निकलता है? बज़ाहिर लाग़िर व मिस्कीन, ये कैसा शेर है जो 60 बरस से उस ख्वाब की हिफाजत कर रहा है जो हमारे पुरखों ने देखा था। ये शेर जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाजिर भी, ये शेर है सारी खल्क़ खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, जो मैं भी हूँ और तुम भी। बीवी को अपने साथ फॉरेन ले जाना ऐसा ही है जैसे कोई एवरेस्ट फतह करने निकले और घर से बर्फ़ की डली थर्मास में डाल के ले जाए। अठारहवीं सदी के शोहरे आफाक दानिश्वर और अदीब से किसी और ज़िम्न में, लेकिन ऐसी ही उम्मीद और खुशफहमी के बारे में याद रखने के लायक एक बात कही है। कहता है, ये सैमुअल जॉनसन है, कहता है कि ए सेकंड मैरिज इज़ द ट्रायम्फ ऑफ होप ओवर एक्सपीरियंस। वॉल्टेयर से एक दफ़ा एक जर्नलिस्ट ने दरख्वास्त की कि एक बहुत बड़ा अदीब इंतकाल कर गया है, आप उसके बारे में बयान दें। वॉल्टेयर ने कहा कि वो बहुत नामवर और मुनफरिद अदीब था, बेमिसाल इंसान था, बड़ा अच्छा दोस्त था, मुहिब वतन था, आइडियल बाप, आइडियल शौहर था, बशर्ते के वो मरदूद वाकई मर गया है। तो इस नौ की खुशफहमी के ज़ेर असर मैं अपनी गोशा नशीनी को अदबी एतकाफ़ कहने लगा हूँ। सुकूत को तकल्लुम और खलवत को अंजुमन समझता हूँ मगर समझाना नहीं आता। ऐसी ही एक शाम थी और ऐसा ही समा। यहीं आर्ट्स काउंसिल में एक ख़ातून से तारुफ़ हुआ। वो अपने अफसानों के मजमूए की तकरीब इजरा की सदारत के लिए किसी ऐसे ज़हीन शख्स की तलाश में थीं जो 2 दिन बाद किताब पढ़े बग़ैर उस पर एक मुदल्लल तारीफ़ी मज़मून पढ़ सके। अल्लाह जाने उन्हें मेरी ऐसी कौन सी हरकत या फ़कत हुलिया देखकर ये यकीन हो गया कि मैं झूठ बोलने की खुदादाद सलाहियत रखता हूँ। चुनाचे दूसरे ही दिन सुबह सुबह उनका फ़ोन आया
کہنے لگی دیکھیے مایوس نہ کیجیے گا، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے فرمائش نہیں کی۔ میں حیران کہ یا اللہ کل شام ہی تو تعارف ہوا ہے، یہ ساری زندگی کہاں سے آ گئی؟ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولیں وعدہ کیجئے کہ فرمائش پوری کریں گے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر فرمائش طفلانہ یا مہمل ہے تو ضرور پوری کروں گا۔ فرمایا آپ اس طرح نہ ٹالیے، میں سیریس ہوں۔ میں نے جواب دیا میں تو خود آپ سے زیادہ سیریس ہوں۔ بولی چھوٹی سی فرمائش ہے، پکا وعدہ کیجئے۔ میں نے بیوی کو حاضر و ناظر جان کر کہا وعدہ ہے پکا، آپ کی ہر قابل اشاعت فرمائش پوری کروں گا، بشرطے کہ مجھے کسی تقریب میں صدارت کے لیے نہ کہا جائے، مہمان خصوصی نہ بنایا جائے، کسی کتاب کا مقدمہ یا فلیپ لکھنے کی فرمائش نہ کی جائے، کتاب کی رسم اجرا پر مضمون نہ پڑھوایا جائے، انٹرویو کے لیے نہ کہا جائے۔ ریسیور اور تکلف بالائے طاق رکھ کر بولیں تو یوسفی صاحب پھر آپ میں رہ کیا گیا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی دفعہ غیر ممالک کے سفر پہ نکلا تو ہم پیشہ و ہم مشرب و ہمزاد مرزا عبدالودود بیگ نے 2 نصیحتیں کی تھی۔ اول، پہلی دفعہ ایبراڈ جاؤ تو بیگم کو ہمراہ نہ لے جانا، بیوی کو اپنے ساتھ فورن لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایورسٹ فتح کرنے نکلے اور گھر سے برف کی ڈلی تھرماس میں ڈال کے لے جائے اور تھرمس کو برف پوش وادیوں اور گلیشیروں کے درمیان گلے میں لٹکائے پھرے۔ مرزا نے جان بوجھ کر انگریزی الفاظ ایبراڈ اور فورن استعمال کیے تھے، اس لیے کہ ان 2 انگریزی لفظوں میں جن دیسی حیرتوں، مڈل ایج حسرتوں، گرستی محرومیوں اور مڈل کلاس شیخیوں کی تہیں ہیں وہ کسی اردو مترادف میں نہیں سما سکتی۔ کسی ظالم نے کیسی انوکھی بات کہی ہے کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو ساتھ لیے پھرتی ہے اس بلی کی مانند ہے جو چوہے کو جان سے مارنے کے بعد بھی اس سے کھیلتی رہتی ہے۔